नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज राजभवन में हमने सभी समुदायों के लोगों से मुलाकात की, सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उन्होंने अपने विचार रखे। ऐसे समय में जब सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे हैं, पूरा समाज सैनिकों के समर्थन में खड़ा है। राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के 10 दिनों में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड आ चुके हैं। वहीं पर्यटक भी बड़ी संख्या में राज्य में आ रहे हैं। मैं सभी से चारधाम यात्रा में शामिल होने का आग्रह करता हूं। आज राजभवन में सभी धर्म के लोगों की सर्वधर्म संगोष्ठी हुई। यहाँ पर सभी ने अपने विचार रखे और ऐसे समय में जब देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, सभी समाज, सर्व समाज, सभी समाज हमारे सैनिकों के साथ है, हमारे देश के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं लगातार देश की रक्षा के लिए अपना शौर्य, पराक्रम, अपना कौशल, अपना अनुशासन लगा रही है। ऐसे समय में हर तरीके से हम राज्य के अंदर यहाँ से जो हमारे प्रत्येक घर से सेना में और पैरामिलिट्री में जो लोग हमारे देश की सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सबको अपना समर्थन भी देते हैं, उनके परिवारों को भी देते हैं। और इस समय प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाएं, हमारी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, पुलिस के साथ और जो सीमा पर जो सशस्त्र केंद्रीय बल हैं, उन सब का समन्वय हो रहा है। लगातार सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सभी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य सेवाएं हैं, वो लंबे समय तक ठीक प्रकार से मिलती रहे, कोई व्यवधान न हो, वो भी काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, अभी पर्यटकों का भी सीजन है, तो उसके निमित्त भी उत्तराखंड में सभी व्यवस्थाएं अच्छी है। चारधाम यात्रा में अच्छी संख्या आई है और 10 दिनों की यात्रा में लगभग 5 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। आगे भी यात्रा अच्छी होगी क्योंकि यात्रा का प्रबंध भी अच्छा किया गया है, टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि वो उत्तराखंड आए और चारधाम यात्रा में भाग लें। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य स्थान भी यहाँ पर हैं, उन स्थानों पर भी जाए। हमारी उन सब की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक बार आपने कही तो फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की जो बातें सोशल मीडिया पर यहाँ के लेकर है पूरे देश में आती है, उसको काउंटर करने की जरूरत नहीं। उसको देखिए, जो हमारी पीआईबी की जो वो है वेबसाइट है, उस पर फैक्ट चेक होता है और जो भी यहाँ पर इस पर फेक न्यूज़ें चला रहे हैं, निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी यहाँ पर होगी। क्योंकि इस प्रकार से भ्रामक समाचार चलना, असत्य समाचार चलाना और लोगों को गुमराह करना, लोगों के प्रोग्रामों को प्रभावित करना, ये किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही भारत पाक तनाव के बीच चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति है, जिसे राज्य सरकार भी समझ रही है। जिसे देखते हुए उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स में देश भर के श्रद्धालुओं के लिए संदेश जारी किया है। सीएम धामी की ओर से जारी इस संदेश में लिखा गया, प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन कर चुके हैं। वही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी पूरी तरह से संचालित है। एक्स पर आगे सीएम धामी ने लिखा, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रदेश सरकार आपके यात्रा अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राजभवन में सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्यपाल ने कहा कि आज हम सब यहाँ धर्म, जाति और मत की सीमाओं से दूर एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक पर्व सैनिक होने के नाते मैं जानता हूँ कि सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसका देश, उसका मनोबल होता है और आज
हमारी गोष्ठी सैनिकों के मनोबल को सशक्त करने का प्रतीक है। वही हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पाकिस्तान को जड़ से सबक सिखाने की जरूरत बताई। उनका कहना है कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद से ही सेना को पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें वहां की सेना और आतंकी आकाओं के भारत के प्रति अच्छे मंसूबे नहीं हैं। जहां उन्होंने समय के जरूरत के हिसाब से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अच्छा सबक सिखाया जाना जरूरी बताया। तो वही भारतीय सेना डिफेंस सिस्टम की जमकर तारीफ की। अपनी सेना को बहुत शाबाशी देते हैं, उनके शौर्य पराक्रम को प्रणाम करते हैं और उन्होंने जितने सटीक तरीके से आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं तीनों आतंकी संगठनों के, उससे आतंकवाद की कमर पर चोट। अब प्रश्न है आतंकवाद को नष्ट करने का। ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण सफल हुआ, लेकिन जैसा रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है और सारा देश महसूस करता है कि जब तक आतंकवाद नष्ट न किया जाए पाकिस्तान में, तब तक फिर से उभर करके स्थितियां 5-10 साल के बाद फिर वही स्थितियां आएंगी। और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना, वहाँ के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को। दुनिया के अंदर अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके देशों की आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी का देश है, देश पीछे, आर्मी पहले वो जो है। तो इसलिए उनको भी सबक सिखाना जरूरी है। वहाँ की आर्मी प्रारंभ से ही हिंदुस्तान के साथ घृणा पर उनकी सोच आधारित है, उनके कदम आधारित है। और घृणा से कोई पनपा नहीं, जिससे किसी से घृणा की वो पनपा रही। और इसीलिए आज पाकिस्तान का बिखराव हो रहा है। हमें दुख है कि पाकिस्तान का बिखराव हो रहा है, लेकिन उसका बिखराव निश्चित है और उनके अपने कर्मों से, पाकिस्तान के राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट के भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के भी अपने कर्मों से स्थिति है। सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को, हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है वो बहुत सटीक है और हमारी जो मारक क्षमता है मिसाइल आदि की वो भी पूर्ण है। वो कुछ उधार के दिए हुए इधर उधर लाए हुए टर्की आदि से उन दोनों के बल पर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अधिक कुछ नहीं कर सकते। वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज नहीं सकते। और आर्मी भी हमारी मजबूत है। और नेवी के मामले में तो मैं समझता हूँ सिंध को जो है, सिंध को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है आर्मी ने जो है। सिंध के लिए तो हमारा अकेले विराट ही काफ़ी है। हरीश रावत जी, जिस तरह देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये महिलाओं द्वारा ही नेतृत्व किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, आप हजारों ऐसे हमारी बेटियां हैं और उत्तराखंड में तो ये संख्या राज्यों के हिसाब से घनत्व देखा जाए। वही कांग्रेस अपने लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान का विस्तार करने जा रही। उत्तराखंड में सबसे पहले राजधानी देहरादून से संविधान बचाओ रैली का आगाज किया गया। अब कांग्रेस विधानसभा इस अभियान को आगे बढ़ाएगी, ब्लॉक स्तर पर भी इस अभियान को आगे ले जाएगी, जबकि अभियान के अंतिम स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ रैली की शुरुआत हमने देहरादून से की थी, जिसमें सचिन पायलट, गुरदीप सप्पल और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बचाओ जो रैली है वो कब से शुरू होगी, किस स्तर पर शुरू होगी? देखिए, संविधान बचाओ रैली हमने शुरुआत देहरादून से की थी, जिसमें आदरणीय सचिन पायलट और आदरणीय गुरदीप सप्पल जी भी उपस्थित हुए थे। हमारे सभी सीनियर लीडर्स उसमें थे उत्तराखंड के, हरीश रावत, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, हरक सिंह जी, नवप्रभात जी, हीरा सिंह बीस जी, यशपाल आर्या जी, हमारे डिप्टी लीडर, एमएलए और हमारे सभी कार्यकर्ता। और अब ये विधानसभा स्तर पर होगी 70 विधानसभाओं में, उसके बाद जिला मुख्यालयों पर करेंगे, उसके बाद घर चलो अभियान है। असल में संविधान के संग खिलवाड़ हो रहा है। इसमें जो हालात हैं, पत्रकार परेशान, मैक्सिमम जो पत्रकार पहले इस बात के लिए जाने जाते थे कि जिसकी सरकार है उसकी कमियों को पत्रकार दिखाते थे, उसको एक अंकुश माना जाता था, क्योंकि चौथा स्तंभ था। वो कार्यपालिका को, न्यायपालिका और हम लोगों को कंट्रोल करने का काम प्रेस या मीडिया करता था।
हालात बदले, एक ऐसी सरकार आई जिसने उन सभी शीर्ष में बैठे हुए पत्रकारों की नौकरियां खाली जो सरकार के खिलाफ या सरकार के ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे। एक ने तो एक बाबा जी का जो दुकानें भी चलाते हैं, उनके इंटरव्यू में पूछ लिया कुछ कि आपके चॉपर्स हैं, आपकी इतनी गाड़ियां हैं, इतना ही है, वो दूसरे दिन हटा दिए गए चैनल से। तो ऐसे बहुत सारे बड़े पत्रकार हैं जिनको लेके आप जैसे पत्रकार के मन में आया होगा कि मैं भी पत्रकार हूं, उनकी आज नौकरियां चली गई। बेटियां सुरक्षित हैं। तमाम सेंगर से लेके दुनिया भर के ऐसे अपराध सामने आ रहे हो। उत्तराखंड में तो बाढ़ लग गई है, अभी नैनीताल हुआ, परसों टिहरी हुआ, उससे पहले उत्तरकाशी की 4 हुए, ममता जोशी बहुगुणा हुई, सेंतरेसा में हुआ, एक नर्स उधम सिंह नगर में मरी, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर, दुख संघ के चेयरमैन जमानत में बाहर, पुलकितारिया बंद हुए तो अंकिता में तो वीआईपी का पता नहीं, और साथ में 750 किसान इस देश में मर रहा है। बाढ़ आती है, किसानों को मुआवजा 1100 रुपए एकड़ मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। गन्ने के दाम नहीं बढ़ते, कैबिनेट में लाया जाता है, चवन्नी नहीं बढ़ाई जाती। कैबिनेट में लाते क्यों, मेरे ये समझ में नहीं आया, केवल बेवकूफ बनाया गया। तो ऐसे हालात में जब इकोनॉमी खतरे में है, राष्ट्र की सीमाएं खतरे में है, कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं, पेंशन्स बंद हो गई, 4th क्लास कर्मचारियों की नौकरियां चले गई, तो ऐसे में संविधान ही एक ऐसा दिखता है जो देश। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और धामों में घोड़े खच्चरों से यात्रियों और सामान को ले जाने का काम किया जाता है। यात्रा के दौरान कई घोड़े खच्चरों के मरने की भी खबर है और कई घोड़े बीमार हैं जिनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि घोड़े खच्चरों के लिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। जो बीमार जानवर है उनका इलाज चल रहा है और जो भी कमजोर या बीमार घोड़े खच्चर है उनके मालिकों को भी ऐसे घोड़े खच्चरों से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सबको आराम की जरूरत है। देखिए, यात्रा के दौरान जिस तरीके से अभी पता चला है कि हमारे घोड़े खच्चर कमज़ोर हैं या बीमार हैं किसी तरीके से, तो उनका इलाज हो रहा है। डॉक्टर वहाँ पहुँच चुके हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और तमाम क्वारंटीन करने का भी उनको वहाँ पर रखा गया है, 2 जगह स्थान बनाए गए हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर ये बात करूँ कि घोड़े खच्चर जाने के लिए या माल के लिए या हमारी जो यात्रा या श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उनको रेस्ट देना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर जो कमज़ोर हैं उनको शायद अगर यात्रा में ना लगाया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जो शासन ने निर्देश दिया है कि कमज़ोर या बीमार घोड़े खच्चरों को यात्रा के दौरान ना लगाया जाए तो वो बेहतर है और वो उन्हें भी समझना चाहिए जिनके वो जानवर हैं, जिनके जो लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आराम सभी को चाहिए। तो चाहे जानवर हो या इंसान हो, यात्रा के दौरान भी उनको आराम की आवश्यकता है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राजधानी की मलिन बस्तियों को विकसित करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए डीएम सविन बंसल ने बताया कि हमारी राज्य सरकार और सीएम का विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का विजन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेसिडेंट हैं। तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पोल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, MDDA, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। और इसमें कहने के पर एडमिनिस्ट्रेशन को हैज़ टू कम फॉरवर्ड स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर, इसलिए ये कवायद शुरू की गई है
हमारे जैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे नियम कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके दायरे में रहते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि स्लम एरियाज़ को हम डिस्प्लेस करते हुए अच्छी जगह पे उनको सुविधाएं दें। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बाबा श्री विश्वनाथ मां जगदीशला की 26वीं 30 दिवसीय डोली यात्रा का आयोजन प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने किया। नैथानी ने बताया कि डोली देहरादून से हिमालय के लिए प्रस्थान करेगी। वही इस डोली का उद्देश्य विश्व में शांति और देव संस्कृति की रक्षा करना है। इस दौरान प्रदेश में सरकार से हो रहे पलायन पर रोक और हजार संस्कृत के केंद्र बनाने की मांग की गई। वही इस अवसर पर देहरादून महापौर सौरभ थपलियाल का कहना है कि यह सौभाग्य है कि डोली का आगमन नगर निगम परिसर से हुआ। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से पूरे देश और प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण तैयार होगा। देखिए, बाबा विश्वनाथ माँ जगदीशिला की डोली रथ यात्रा है जो 25 सालों से निकल ही रही है और ये 26वां इसका साल है। और इस आज बड़ा सौभाग्य है कि ये नगर निगम परिसर में आज यहाँ पर विद्यमान माँ की डोली हुई है, बाबा विश्वनाथ की डोली हुई है। और जो इसका उद्देश्य है वो विश्व शांति के लिए है, वो संस्कृत भाषा को के प्रचार प्रसार के लिए है, वो अपनी जो देवभूमि की संस्कृति है इसको बढ़ाने के लिए है और जगत कल्याण का इसका जो उद्देश्य है। और निश्चित तौर पे ऐसे उद्देश्य के साथ और भगवान बाबा विश्वनाथ और माँ की डोली जो निकल रही है, निश्चित तौर पे इनका उद्देश्य सफल रहेगा। हम सब लोगों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चन किया है, बाबा विश्वनाथ और माँ जगदीशिला से आशीर्वाद ग्रहण किया है सभी ने, और निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव वातावरण पूरे प्रदेश में तैयार होगा, देश में तैयार होगा। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस बार 26वें वर्ष में यात्रा का शुभारंभ हो रहा है कल से, और आज यहाँ देहरादून में आई है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति का है, देव संस्कृति की रक्षा का है, और जो उत्तराखंड में हमारे 4 विश्व प्रसिद्ध धाम हैं उनके अलावा 1000 धाम यहाँ स्थापित हों और संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए 1000 संस्कृत के विद्यालय खुलें और इसी तरीके से ध्यान केंद्र बने तथा हिमालय की आरती प्रारंभ की जाए और पलायन को रोका जाए। इस यात्रा का वही उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज सुचारू रूप से हो रही हैं। भारत पाक के तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को एनओसी नहीं मिलने की खबर थी, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा में लगे हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाधित होने की बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल चारों धामों में हेली सर्विसेज को सुचारू कर दिया गया। यूकाटा की सीईओ सोनिका ने कहा कि हेली सेवा सुचारू रूप से काम कर रही है। यहाँ पर संचालित की जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से। वही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की 20 मई से नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। विभाग ने ज्यादातर पदों के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जल्द से जल्द अंतिम सूची जारी करने के निर्देश दिए। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण विभाग में संचालित हमारी महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में कुछ योजनाएं जो कि गेम चेंजर योजना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने रखी थी, उसके संदर्भ में भी आज समीक्षा की गई है, जिसमें एकल महिला स्वरोजगार योजना है जिसके बारे में भी चर्चा रही है। निश्चित रूप से ये पूर्व में कैबिनेट में आई थी और कैबिनेट में ही मैंने उसमें 1-2 विषयों के संशोधन के संदर्भ में कैबिनेट में विषय रखा था, जिसको लेकर कैबिनेट में फिर से प्रस्ताव बनाकर लेके आने के लिए जो है कहा गया और आज उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है।
और उम्मीद यही करते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो अगली कैबिनेट तक प्रस्तुत हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे महिलाओं को, जो खासकर विधवा महिला हैं, जो खासकर अविवाहित महिला हैं, खासकर ऐसी महिलाएं हैं जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, वे स्वरोजगार को प्राप्त कर पाएंगी और 75% की सब्सिडी जो डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें मिलने जा रही है वह भी एक बड़ी सुविधा उनको जो है महिला एकल स्वरोजगार योजना से उन्हें प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, हमारी सहायिकाओं की भर्ती के संदर्भ में भी अब तक में कितने आवेदनों की स्क्रूटनी हो चुकी हैं और क्या स्थिति उसकी है, कब तक नियुक्ति पत्र उनको दिए जाने हैं। तो उनको एक लक्ष्य दिया गया है कि लगभग 12 जनपदों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और परिणाम घोषित होने के साथ ही हफ्ते भर का समय डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि उनको आपत्तियों के लिए दिया जाए और 3-4 दिन का समय उन आपत्तियों के निस्तारण का दिया जाए और उसके उपरांत में जो फाइनलिस्ट हों या जो मेरिट पर आए हों उनको फिर अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाए, जिसकी अंतिम तिथि हम लोगों ने 20 तारीख के आसपास, 20 या 22 तारीख के आसपास की उनको दी है, जिससे ये लाभ होगा कि प्रदेश की लगभग 6 से 7 हज़ार जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, सहायिका हों, उनकी भर्तियों का रास्ता जो है वो, या नियुक्तियों का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। और निश्चित रूप से क्योंकि महिला सशक्तिकरण विभाग की सभी योजनाएं जो है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने न्यूज़ के साथ। नमस्कार।